रहमानिर्रहीम। नावल जाने इश्कम किस नंबर 11। राइटर अरीज शाह। उसकी आंख खुली तो अपने आप को मजबूत हिसार में कैद पाया। उसकी पकड़ इंतहाई सख्त थी। उसने उसे अपने शिकंजे में किसी तकिए की तरह कैद कर रखा था। खुद को यूं कैद पर अनैश के दिल की धड़कन ने स्पीड पकड़ ली। आज से पहले उसने अपने इस करीब किसी मर्द को महसूस नहीं किया था। खुद को उसके मजबूत हिसार में देख वो जल्द से जल्द उसकी पहुंच से दूर होना चाहती थी, लेकिन मुकाबला शायद ऐसा नहीं चाहता था। वो इस अंदाज में उसे खुद से लगाए हुए सो रहा था, जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा अपने खिलौने के खो जाने के डर से लगाता है। उसने बड़ी मुश्किल से उसके दोनों हाथों को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़रा कसम साकर एक बार फिर से सख्ती से अपनी बाहों में भेजता उसके गर्दन में चेहरा छुपा गया। उसकी ये हरकत अनायश के दिल की धड़कन मजीद तेज़ कर गई थी। अपने गर्दन पर वो उसके गर्म सांसों का लमस महसूस कर रही थी, जो उसके पूरे जिस्म में सनसनी पैदा कर गया था। उसने अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर से अपना आप उसकी बाहों से छुड़वाने की कोशिश की थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? वो ज़रा आंखें खोलकर उसे घूर कर बोला। छोड़े मुझे, मैं आपकी हवेली वाली बीवियों में से एक नहीं हूँ कि सुबह होते ही आपकी बाहों में आने के लिए बाद में आपके फिल्मी डायलॉग का इंतज़ार करेगी। मुझे फ्रेश होना है। उसका हाथ खुद पर से हटाते हुए कहने लगे। तुम कुर्रश ने उसे घूर कर देखा, लेकिन शायद वो लड़ने के मूड में नहीं था। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी हवेली वाली बीवियों के साथ सुबह रोमांस करता हूँ या फिल्मी डायलॉग्स मारता हूँ? वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाता उसी नज़रों के हिसार में लिए सवाल करने लगा, जब वो बेड से उठती हुई बिना उसे जवाब दिए वॉशरूम में बात बंद हुई। वो मुंह धोकर बाहर आई तो यही सोच रही थी कि वो क्या पहनेगी, क्योंकि घर से तो वो किसी तरह का कोई कपड़ा लेकर ही नहीं आई थी। बस दादी ने उसे जो कंगन पहनाया था वही उसके साथ में मौजूद था, वही उसके हाथ में मौजूद था, वरना जो कपड़े वो मुल्तान लेकर जाने वाली थी उसे वो उठाने की भी मोहलत ना दी गई। ये साथ में ड्रेसिंग रूम है, तुम्हारी ज़रूरत की हर शय मौजूद है, वहाँ जितना भी लेडीज़ सामान है सब तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी शॉपिंग कर ली थी। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता उसे बताकर आगे बढ़ गया था, जबकि अनैश ने एक नज़र ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा था। अगर सारी ज़िंदगी उस शख्स के साथ रहना था तो उसकी दिलाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करने में क्या कबाहत थी। उसने ड्रेसिंग रूम में कदम रखा तो उसे यहाँ हर तरफ इंतहाई खूबसूरत महंगे डिज़ाइनर सूट लगे नजर आए। एक से एक ड्रेस इंतहाई कीमती और खूबसूरत था। उस शख्स ने कहा था कि यहाँ मौजूद सब कुछ उसका है। वो उसके यहाँ आने से पहले उसके लिए शॉपिंग कर चुका था, और वो भी इतनी सारी शॉपिंग वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि किसी ज़माने में उसके पास इतने सारे कपड़े, ज्वेलरी और जूते आ जाएंगे। उन कपड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी कि अनैश को यही लगा कि इनमें से हर एक ड्रेस को दोबारा पहनने के लिए उसे कम से कम एक साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी अगर वो हर दिन एक नया सूट तब्दील करे तो उसके लिए सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया। वो कौन से कपड़े पहने, सब ही एक से बढ़कर एक थे, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए कोई सादा सूट चाहती थी, और यहाँ सब भी काफ़ी ज़्यादा भारी काम वाले थे। आखिरकार उसने इन सब में से पिंक कलर का सादा सा लिबास ढूंढ ही लिया था। ये तो उसका मोस्ट फेवरेट कलर था। दूसरा, ये बाकी सब कपड़ों की बनिस्बत काफ़ी हल्का था। उसने वही सूट पहना और वहाँ पर मौजूद सारे जूतों में से सबसे सिंपल जूता निकाल कर पहन लिया, क्योंकि उसकी अपनी जूती टूटने के करीब थी। लेकिन उसे हैरत हुई थी, कपड़ों और जूतों का साइज बिल्कुल उसके साइज़ के मुताबिक था। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ नहीं पहना था, बस हाथ में मौजूद दादी का कंगन है, उसके लिए काफ़ी था। वो सदा सूट में तैयार होकर बाहर निकली थी तो वो आईने के सामने खड़ा बिना शर्ट के अपने बाल बनाने में मसरूफ़ था। शायद वो अभी नहा कर निकला था। उसके ड्रेसिंग रूम से निकलने की आवाज़ पर उसने फ़ौरन पलट कर उसे देखा था। एक दिन की दुल्हन इतनी सादा नहीं हो सकती। बेगम जाकर चेंज करो, ये क्या पहन कर निकली हो? इतना लाइट कलर। इस वक्त अगर तुम हवेली में होती तो हर कोई तुम्हारी क्लास लगा चुका होता, लेकिन तुम्हारा शोहर बहुत नरम दिल है, सिर्फ प्यार से समझाएगा। जाओ चेंज करके आओ। वही आईने के सामने खड़ा एक बार फिर से अपने बाल बनाने में मसरूफ़ हो गया था। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सूट में कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। बाकी सारे कपड़े तो काफ़ी भारी हैं, और मैं इतना ज़्यादा काम वाले कपड़े नहीं पहनती। मुझे आदत नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की। जो पहने वही सही है। वो रात के बाद पहली बार ज़रा पुराने अंदाज में बोली थी, वरना सुबह से तो वो काफ़ी डरी हुई थी उससे। आदत नहीं है तो आदत डालो। औरत को पता होना चाहिए कि वो अपने शोहर को किस रूप में अच्छी लगती है। वैसे तो मुझे अब तक तो हर रूप में ही काबिल कबूल लगी हो, लेकिन इतनी सादा एक दिन की दुल्हन नहीं होती, तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ये रिवाज है। हम इस हवेली में नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी वैल्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जाओ जाकर चेंज करके। और उसे समझाते हुए बोला था, क्या मसला है आपके साथ? मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे? जब मैं कह रही मुझे नहीं चेंज करना तो क्यों बार बार एक ही बात कर रहे हैं? आप मैं नहीं हूँ, आपकी हवेली वालों की तरह मुझे नहीं बनना।
उन लोगों की तरह तो बेहतर है कि मैं जैसी हूँ वैसे मुझे वैसे ही रहने दें। इतनी ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। मुकर्रिशा, मुझे नहीं पसंद इतना हैवी लिबास। मैं नहीं पहन सकती। बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोले, तुम क्या कर सकती हो बताओ मुझे। और क्या आखिर क्या कर सकती हो तुम मेरे साथ? तुम रिश्ता नहीं बना सकती क्योंकि तुम अभी उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं। तुम मेरे साथ हवेली नहीं जा सकती क्योंकि तुम वहाँ जाना ही नहीं चाहती। तुम मेरी हवेली के रूल फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें हवेली वालों से नफरत है। करना क्या तुमने बताओ मुझे। कुछ है जो तुम कर सकती हो बिना चूं चुरा किए। देखो लड़की, मैं सिर्फ और सिर्फ दादा जान की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का तुम्हारी अकल ठिकाने लगा चुका होता। मुझे मजबूर मत करो ऐसा कोई भी कदम उठाने पर कि तुम अपने आप को कि तुम्हें अब मेरी सारी बातें मानने लगो। और अपनी ज़बान पर काबू करो। एक दिन मैं तुम्हारी इस ज़बान को हमेशा के लिए ताला लगा सकता हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैंने तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया है वो आज ही ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया ना तो तुम्हारी सारी अक्ल निकल जाएगी। तुम अपने आप हवेली भी जाओगी और चुपचाप मेरी सारी बातें भी मानने में लगोगी। फजूल बहस नहीं। तुम चेंज करके आ रही हो या नहीं? वो कुछ कहने के लिए लब खोल ही रही थी कि मुकर्रश ने उसकी बात काटी। उसने एक नज़र उसे देखा। ये शख्स उसे इंतहाई बुरा लग रहा था। वो बिना कुछ कहे गुस्से से पाँव पटकती वापस अंदर चली गई। एक तो कल रात वाले हरकत से ही वो उससे हाथ दर्जा खौफ ज़दा थी और उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो ये सोच कर ही उसकी जान निकल रही थी। इसलिए वो खामोशी से उसकी हर बात मानने लगी। उसकी धमकी से डर कर वो कपड़े चेंज करके आ गई थी। उस दफ़ा उसने नीले रंग का एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर सूट पहना था। हाँ, अब लग रही है ना एक शादीशुदा लड़की। एक शादीशुदा लड़की को इस तरह तैयार रहना चाहिए ताकि शोहर की नज़र भटका कर आगे पीछे ना जाए और शोहर की निगाह हमेशा अपनी बीवी के हसीन सरापे पर जमी रहे। तो उसके पास आता मुस्कुराते हुए बोला था, जबकि निगाहें सच में जैसे उसके हसीन रूप में उलझ कर रह गई थी। आपकी की बीवियाँ भी तैयार श्यार ही रहती होंगी तो अपनी निगाह उन्हीं पर मरकूज रखा करे। वो जो उसकी तरफ कदम उठा रहा था उसके अल्फाज और अंदाज पर उसके लबों पर मुस्कुराहट आकर गायब हुई। हाँ, वो भी तैयार ही रहती हैं, लेकिन तुम्हारी बात ज़रा अलग है। तुम पहली हो ना, और पहली बीवी को हम बहुत अहमियत देते हैं। अगर वो हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले ही आती है तो उसका हक ज़रा ज़्यादा होता है। वैसे तो सबसे पहले तुम ही हो, लेकिन मेरी पहली तीनों बीवियाँ तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में आई हैं और उम्र भी तुमसे बड़ी हैं। तो तुमने क्या किए, क्या कहकर बात करी गई उनसे? बाजी, अपी या फिर कुछ और? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज से सवाल कर रहा था। मुझे नहीं पता और ना ही मुझे आपकी बीवियों से रिश्तेदारी बनाने का कोई शौक है। वो मुँह बनाकर आईने के सामने आ रुकी। कल रात से उसके तुम गर्दान ख़त्म हो चुकी थी। कल रात से वो उसे आप कहकर मुखातिब कर रही थी। उसका दिया हुआ एक डोज ही उसके लिए काम आ चुका था। और तुम्हें ना सिर्फ मेरी बीवियों को तो शौक होगा ना तुमसे मुखातिब होने का। तुम बताओ कि तुम क्या कहलवाओगी? पहली बीवी को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तुम हो पहली हो तो शायद आप लोग तो मैं आप ही या बाजी की कहकर पुकारो तो बुरा मत मनाना। देखे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मुझे आप ही कहे या बाजी या कुछ भी कहे, मैं तो कभी किसी से मिलना भी नहीं चाहती और ना ही मुझे आपकी हवेली जानने का कोई शौक है। तो अब मुझसे इस बारे में बात न करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली। तो मुकर्रश भी हाँ में सर हिला गया, जैसे मजीद तंग करने का उसका कोई इरादा ना हो। चलो यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ से राइट किचन से है, जाकर वहाँ नाश्ता बना। वो बड़े मज़े से बोला था, जबकि उसने हैरत से उसे देखा। अभी थोड़ी देर पहले वो उसे याद दिला रहा था कि एक दिन की दुल्हन है और अब वो उसे नाश्ता बनाने के लिए कह रहा है। क्यों, अब क्या मैं एक दिन की दुल्हन नहीं रही जो किचन में जाकर खाना बनाओगे? वो उसे घूरते हुए कुछ याद दिलाने लगी। तुम्हारा हार श्रृंगार देखना मेरा हक है। अब बाकी तुमने रात मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जिसकी बिना पर मैं तुम्हारे नखरे उठाऊं। ये तुम्हारे नखरे उठाने का कोई मूड हो? बोला मैं उसे कमर से थाम कर अपने करीब करता आंख दबाता शरारत से बोला था। वो बेसाख्ता ही उसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी। वो बिना शर्ट के उसे अपने बेहद करीब किए खड़ा था, जो कि अनायश की को मज़ीद नर्वस करने की वजह बन रहा था। नहीं प्लीज़ नहीं, वो जल्दी से कहती उसका हाथ अपनी कमर से निकालने की कोशिश में लग गई। ओके डार्लिंग, नखरे उठवाने का तुम्हारा कोई मूड है नहीं तो जाकर नाश्ता बनाओ। वो एक झटके से उसकी कमर से हाथ निकालता ड्रेसिंग रूम में जा बंद हुआ था, जबकि उसके जाते ही अनायश ने गहरी सांस ली थी। क्या हो गया शहजादे? तू ज़रूरत से ज़्यादा उदास क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी का सर फाड़ कर आ रहा है? वो भी नहा कर निकला तो उसका फ़ोन बज रहा था। फ़ोन पर जगमगाता नाम देख एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फ़ोन उठाते ही उसने अपना सारा मसला बयान किया, जबकि दूसरी तरफ मौजूद वो शख्स जो उसके एक एक रंग से वाकिफ था उसके गुस्से के पीछे छुपी वजह को जानने की कोशिश करने लगा। कोई वजह नहीं है, तुम तो चले गए पूरी दुनिया की मुसीबतें मेरे सर डालकर। मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ अकेले। मुकर्रश, वापस हो, तंग आ चुका। मुझे तो ये सारे हिसाब ही समझ में नहीं आते। मुकर्रश, दादा जान भी मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांध कर बैठ गए हैं और जो उम्मीद मैं उनसे लगा रहा हूँ उसके भी चांस कम ही नज़र आ रहे हैं। और फिर यहाँ लोगों के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। अगर कुछ गिफ्ट दे दो
तो आगे बांट देते हैं। वो गुस्से में न जाने क्या क्या बोलने जा रहा था, जब अचानक की अपनी बात का एहसास होते ही वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया। कौन सा तोहफा जो किसी ने आगे बांट दिया? अपनी बात मुकम्मल करो वरना वहाँ आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसके खामोश होने पर जल्दी से बोला था, जबकि ज़रावर को अपनी जल्दबाजी पर जी भरकर गुस्सा आया। अरे है यार, एक बेवकूफ़ बात दिमाग इंसान। तू बस मुझे ये बता कि तब कि तू हवेली कब आ रहा है? अनैश अनैश के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो मुझे बता कि तू किसके बारे में बात कर रहा था? वो बात दिमाग बेवकूफ़ इंसान कोई लड़की है? उसने पूरे यकीन से पूछा, जबकि ज़रावर गहरी सांस खींच कर रह गया। एक तो ये आदमी किसी बात के पीछे लग जाए तो जब तक उसकी जड़ तक न पहुंच जाए उसका पीछा छुड़ता नहीं था। हाँ यार, वो लड़की है, तेरी होने वाली भाभी, बहुत नखरे दिखा रही है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक नकल ठिकाने लगा चुका होता। उसे मेरा दिया हुआ गिफ्ट आगे बांट दिया। इतनी मोहब्बत से उसके लिए तोहफा खरीदा और उसने उठा कर दे दिया। ठीक है, उसने अनाया को ही दे दिया है, लेकिन फिर भी मैंने उसे तोहफा दिया था तो उसे यूं तो किसी को नहीं देना चाहिए था। वो अपनी बात कहते हुए काफ़ी जज्बाती हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद इंसान उसकी सोचों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा था। उसके हर लफ्ज़ के साथ उसके पास एक सवाल था, अनाया मतलब कि वो जो कोई भी है अपनी हवेली की है। वो उसकी बाकी बातों पर ध्यान देने के बजाय लड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और तो ज़रावर और सोच रहा था, वो उसे नहीं पता चलेगा कि लड़की कौन है। अपनी आंखें सख्ती से मेच रह गया। सारा ख़ानदान कहता था कि ज़रावर बहुत सही नहीं, लेकिन ना जाने मुकर्रश के सामने उसे क्या हो जाता था। वो अपनी हर बात खोलकर खुद उसके सामने रख देता था, वो बात जो वो छुपाना चाहता था। वो तो खैर फिर बाद में आता था। शनावर के तो वो राग राग से वाकिफ़ था और यकीन अब पूरी बात जानने बिना उसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। अब भी वो हिसाब किताब में लगा था कि वो लड़की कौन हो सकती है, अनाया को गिफ्ट कौन दे सकता है। अनाया की सहेली तो वो मुलाजमा हो सकती है, कहीं तो मुलाजमा की उसमें पागल तो नहीं हो रहे अनाया की, और कोई दोस्त नहीं है और ना ही वो घर से बाहर निकलती है। तो उसका मतलब है कि तुम्हारा दिल जाफिर खान की बेटी पर आया। उफ, हद होती है। दिल तो हैसियत के मुताबिक लगाते, वही मुलाजमा मिली थी तुम्हें। दूसरी तरफ वो बड़ा कोठा था। इन दोनों की उम्र में सिर्फ 1.5 महीने का फ़र्क था, लेकिन फिर भी मुकर्रश बड़े होने का खूब रोब जमाता था। फिलहाल वो दृश्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जो उसकी हर सोच से वाकिफ़ था, उसकी इस सोच तक बासानी रसाई हासिल कर चुका था। मोहब्बत हैसियत देकर होती तो क्या वो मोहब्बत होती? मुकर्रर शाह, मोहब्बत क्या है तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मैंने अपनी मोहब्बत को सालों अपनी निगाहों के सामने देखा है। तुम तो उससे बिछड़ कर भी उसकी तलाश में हर वक्त अपना आप बुलाए बैठे रहे। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारी मोहब्बत को हैसियत ना रखती तो क्या तुम उसके पीछे इतने पागल ना होते जितने आज हो? ज़रावर जानता था वो उससे छुपा नहीं पाएगा, और वो भी तब जब वो गलती से सही लेकिन उसके सामने जज्बात में आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर गया था। तो फिर वो अपनी मोहब्बत की वकालत क्यों ना करे? हाँ, ये सच है ज़रावर, अगर वो कुछ भी ना होती तब भी मेरी मोहब्बत होती। मोहब्बत से ज़्यादा हसीन रिश्ता इस दुनिया में और कोई नहीं, और मेरे लिए मेरी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रखने लगी थी, जब उसके आखिरी अल्फाज सुने न जाने कौन सी वाली बीवी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। उसे कौन सा शौक ही मियाँ बीवी रोमांटिक गुफ्तगू सुनने का। टेबल पर ज़रा सा हाथ बजाती वापस किचन की जानिब चली गई, जबकि वो बाहर सोफे पर आराम से बैठा उसके धुआंधार चेहरे को देखता बेसाख्ता मुस्कुरा रहा था। चलो ठीक है, अब तुम भी अपना काम करो, मेरा नहीं नाश्ता बन चुका है, मैं भी ज़रा नाश्ता कर लूँ, काफ़ी भूख लगी हुई है। वो अलविदा ही कलाम कहते हुए कहने लगा, नाश्ता कैसे ने बनाया? तुमने तो सारे मुलाजिम को वापस हवेली भिजवा दी थी, वहाँ तो सिर्फ तुम्हारे 4 गार्ड्स हैं ना, और लोग तुम्हारी हिफाजत के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और काम करते हैं। वो पूछे बिना नाराज़ का, बेगम साहबा बना रही है ना? उन्हें क्या, उन्हीं के हाथ का नाश्ता करने जा रहा हूँ। क्या तुमने आशी से नाश्ता बनवाया? अभी दादा जान को बताता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हारी अकड़ कैसे निकलती है। मुलाजमों को वापस भिजवा कर तुम उस मासूम से काम करवा रहे हैं। अभी तुम्हारे पास आए हुए उसे 24 घंटे भी नहीं हुए, और तुम बीवी है मेरी, और मेरे सारे काम वही करेगी। और बाकी तुम भी अपने फैसले पर एक बार गौर कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन दादा जान ने अपने बच्चों पोतों में से किसी के लिए भी कभी जरशे का नाम नहीं आएगा। फजूल की उम्मीद मत लगाओ, अल्लाह हाफिज़। वो अपनी बात कहता हुआ फ़ोन रख चुका था, जबकि उसकी कुछ हद तक ज़रावर को बात सही लग रही थी, मगर क्या करता, वो मोहब्बत के सामने घुटने टेक चुका था। यहाँ आकर वो मजबूर हो चुका था। कल तक वो उससे सख्त खफा था, यहाँ तक कि उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था, लेकिन सुबह होते ही दिल के उसके दीदार के लिए मचलने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक वो उसका नाश्ता लेकर आई क्यों नहीं थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, कहीं आज फिर छुट्टी तो नहीं कर ली उसने। वो अपनी सी सोचों में गुम था, जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और वो जो उससे कदमों की आहट तक पहचान जाता था। उसके उन अनबी लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। वो अंदर आने की
इजाज़त खुद खिड़की के पास जा रुका था। वो कमरे में हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। उसने यही सोचा था कि वो नाश्ता बनाकर टेबल पर रखकर छोटे मोटे काम निपटाने में मसरूफ़ हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि चाची बेगम उसके सर पर सवार हो जाएंगी। कल उसका ना आना चाची बेगम को अच्छा खासा गुस्सा दिला गया था कि कल इत्तेफाक से यमुना और उसकी बहन ज़ैनब यहाँ आए हुए थे और यमुना की मौजूदगी में वहाँ बहुत ज़्यादा काम लेती थी। यमुना को कोई लड़की पसंद नहीं थी, जिसकी वजह ये थी कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ उस घर में ज़रावर शाह का खाना बनाने के लिए रखा गया था, लेकिन वो थी तो मुलाजमाई। इस बात का चाची बेगम खुद फ़ायदा उठाती थी और यही वजह थी कि जब कल वो अपने सालगिरह के किसी काम पर न आई तो चाची बेगम ने सुबह सुबह उसकी क्लास ले डाली थी। अगर वो चाहती तो कल उसके घर पर आकर भी उसे बता सकती थी कि वो उसे छुट्टी देने का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो सर्वेंट क्वार्टर तक जाना अपनी तौहीन समझती थी। और वो कौन सा रोज़ रोज़ छुट्टी करती, साल में कोई बड़ा त्यौहार होता है तभी वो ऐसी कोई हरकत करने के बारे में सोचती थी। और सालगिरह वाले दिन तो उसकी अम्मी उसे घर के कामों को हाथ नहीं लगाने देती। यही इन गरीबों की छोटी छोटी खुशी थी जिन्हें वो जीते थे। और या फिर अकबर खान ने ज़रावर को पहले ही बता दिया था कि सुबह जरशिया काम पर नहीं आएगी क्योंकि उसकी सालगिरह है और वो लोग उसकी सालगिरह पर उससे कोई काम नहीं लेते। ज़रावर ने भी खुश दिली से छुट्टी करने की इजाज़त दे दी थी और कल सुबह ही सुबह अपने किसी ज़रूरी काम के लिए निकल गया था। लेकिन चाची बेगम सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसकी बेइज्जती का कोई मौका हाथ से जाने देती, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वो खामोशी से उनकी बातें सुनती ज़रावर का नाश्ता बनाते टेबल पर रख रही थी। जब उनका दूसरा हुक्म जारी हुआ कि वो भी जोगिंग से वापस आया, तुम जाकर कमरे में उससे नाश्ता देकर आओ। वो मजबूर होकर कमरे की तरफ कदम उठाने लगी, लेकिन कमरे के दरवाजे पर रोककर कितनी देर उसकी परसों वाली बात को सोचती रही और फिर बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिलते ही उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। वो रोज़ की तरह सलाम दिए बिना ही टेबल पर नाश्ता लगाती तेज से कमरे से निकलने के बारे में सोच रही थी। जबकि वो खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था, वो उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। पता नहीं वो जानता भी था ये नहीं कि उसने उसका दिया हुआ ड्रेस अनाया के हवाले कर दिया है। कल तो सारा दिन उसे पता ही नहीं चला था कि हवेली में क्या हुआ है और क्या नहीं, लेकिन अनाया ने बताया था कि वो ड्रेस के लिए ज़रावर का शुक्रिया अदा करके यही वजह थी कि उसे ज़रावर की तरफ से गुस्से की उम्मीद थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। खामोशी से घबराते वो जल्द से जल्द अपना काम करके उस कमरे से निकल जाना चाहती, फिर वो ऐसा ही करती थी अगर पीछे उसकी आवाज़ नहीं आती। सुनो लड़की, ज़रावर शाह ने तुम्हें अपने दिल के बहुत ऊंचे तख्त पर बिठाया है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। हाँ, मुझे उनसे छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात अच्छी तरह अपने जहन नशीन कर लो, तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत खुद पसंद है। तुम्हारे मामले में मेरा दिल किसी की नहीं सुनता, खुद अपनी भी नहीं। ये ना हो कि तुम्हारी किसी गलती पर मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देने पर मजबूर हो जाऊँ कि तुम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। बहुत अच्छा समझती है ये दुनिया मुझे, लेकिन मेरी हकीकत से मेरे खून के अलावा और कोई नहीं वाकिफ। मैं तुम्हें इतना कह देता हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो अपनी खैर मनाना। तुमने वो ड्रेस उठाकर अनाया को नहीं दी, ज़रावर शाह जज्बात उठाकर दी है, और मैं अपने जज्बात का सौदा करने वालों को मुआफ़ नहीं करता। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इस गलती को मुआफ़ कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी इस गलती को ना आज मुआफ़ करूँगा, ना 20 साल गुजर जाने के बाद। तुम्हें इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन सही वक्त आने पर। इसलिए बेहतर है कि मज़ीद कोई गलती ना करो, क्योंकि मेरी सज़ाओं को सहना तुम जैसी नाजुक जान के लिए किसी अजाब से काम नहीं होगा। अब जा सकती हो तुम। वो सर्द लबो लहजे में कहता उसे जाने की इजाज़त दे चुका था, जबकि वो बिना कुछ भी बोले कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल न जाने क्यों किसी अनहोनी के एहसास से घबरा रहा था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।